प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आप इंट्रो में सियासी माहौल के हवाले से बात हुई। इस्लामाबाद का माहौल बड़ा गर्म है, वेदर ठंडा है, लेकिन सियासी माहौल बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त चल रहा है। हुकूमत को घर भेजने की बातें हो रही हैं। हुकूमत ये कह रही है 18 महीने भी पूरे करेंगे और अगले 5 साल भी, और ख़ास तौर पे अपोजिशन ऐसी बातें करती रहेगी और ये 18 महीने भी पूरे हो जाएंगे और अगले 5 साल भी। सच्चाई क्या है? कोई इमरान खान को माइनस करना चाह रहा है और कोई नवाज शरीफ को माइनस करना चाह रहे हैं। पार्टी के अंदर भी, पार्टियों के अंदर भी इख्तलाफात हैं। इसकी क्या वजह है? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा रियाज जदौन साहिबा, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उज़्मा रियाज साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब हैं, सीनियर सियासतदान MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नवाबज़ादा साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। और डॉक्टर निसार चीमा साहब MNA हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। डॉक्टर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू और मरीम नवाज़ साहिबा की जो गुफ्तगू है वो हम आपको सुनवाएं। और बड़ा ज़ोर देकर कहा गया है कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है और थोड़ा सा प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। और ख़ास तौर पे कहा यह जा रहा है कि मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्च के बाद अप्रैल का भी सुनने में आ रहा था, अप्रैल के साथ साथ नवंबर, चूँकि नवंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या नवंबर तक नौबत जाएगी या नहीं जाएगी? उससे पहले माहौल क्यों गर्म हो रहा है? और ख़ास तौर पे आज तक हमने देखा कि जो लॉन्ग मार्च हैं वो हुकूमत पे प्रेशर ज़रूर बिल्ड करते हैं, लेकिन हुकूमतें कभी घर नहीं गई। बिलावल साहब को क्यों लग रहा है कि वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत को घर भेज सकते हैं? ये हम चाहेंगे कि दोनों रहनुमाओं की ये जो आज की गुफ्तगू है वो आप पहले सुने, उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तक ऑपोजिशन की जिदोजहद है, मैं समझता हूँ कि जो 2 लॉन्ग मार्चेस है उनसे भी हुकूमत पे बहुत ही जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का, उस पर भी आ रहे हैं। हाँ, तो फिर ऑब्वियसली मेरा ख्याल में ज्यादा इम्कान है कि हम मिलके काम करें। बट द पॉइंट इज कि सारी जमातों ने अपना किरदार अदा करना है। इस वक्त अवाम बहुत मुश्किल में है। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, इस हुकूमत को हमने निकालना है। बिलावल साहब, मीडिया वो गैस, पेट्रोल, डीजल की, बिजली की जो कीमतें बढ़ी हैं उस पे बात करे, या वो फिर मरी की बेहिसी पे, मरी वाला जो सान्या हुआ है उसकी बेहिसी पे बात करे, या फिर मीडिया इस पे बात करे कि बात आप ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ 4 लोग मिले और अपने आप को उन्होंने पेश किया है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि आप एक सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए आपकी कैबिनेट मीटिंग्स में, आपके जो असेंबली के सेशंस हैं उसमें आपके मेंबर्स, सिटिंग मेंबर्स, MNAs, MPAs खड़े होकर अपनी क़यादत इमरान खान के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, आपकी परफॉर्मेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो अगर इस किस्म की फैब्रिकेट न्यूज़ ना की जाए तो वो डॉक्टर निसार चीमा साहब, चूँकि तीनों मेहमानों ने गुफ्तगू तो सुन ली, चीमा साहब आप गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। एक चीज़ तो है, मरियम बीबी ने कहा, वो मिस तो हो गया कि चंद दिनों की मेहमान है ये हुकूमत, और साथ ही साथ वो ये कह रही है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कैबिनेट के अंदर किसी की जरूरत नहीं होती कि वो खड़े होकर इस तरह बात करे। तो जमहूरी जो हुकूमतें होती हैं, जमहूरी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके सामने तो हमने जो पढ़ा है, और आप ज़रा बहुत सीनियर हैं, समझते हैं, तो उसमें तो इख्तलाफात खुल के, जमहूरियत का हुसन है, लोग बात करते हैं, खुल के बात करनी चाहिए। क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में ये रवाज नहीं था? डॉक्टर निसार चीमा साहब। आजम को भी मुख्तलिफ मामला, मुख्तलिफ जो है वो जो डिजास्टर हुए हैं, जो कुछ जो जुल्म सितम अवाम पे हो रहे हैं, जो हालत हो गई है मुल्क की, उसके लिए मुर्द इल्जाम ठहराना वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। देखें, परवेज खटक साहब हों या और कुछ लोग हों, हमारे कई दोस्त जो है PTI में, नूर आलम हों और कई लोग हैं जो खुलकर इनकी पॉलिसीज पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं और वजीर आजम को इसका जिम्मेदार समझते हैं। बात यह है कि जब ये सूरत हो जाए तो उसकी वजह यह है कि वो देख रहे हैं कि उन्होंने अवाम के पास जाना है, और अवाम के पास आखिर क्या मुंह लेके जाएंगे, किस तरह ये उनसे वोट मांगेगी, कौन सी कारकर्दगी दिखाकर। ये बदतरीन कारकर्दगी जो 3.5 साल में PTI गवर्नमेंट ने दिखाई है, ये कि ये इसकी बिना पे वो वोट मांगेंगे। अवाम से जाके पूछे अवाम इनको किस नाम से याद कर रहे हैं। ऐसी वो गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करते हैं कि हम तो वो दोहरा ही नहीं सकते। तो बात यह है कि इस वजह से अब यह है कि खुद भी बड़ी ये एक रिजेंटमेंट PTI के वो लोग जिनको पता है कि हमने अवाम के पास जाना है, वो अपनी रिजेंटमेंट का इजहार कर रहे हैं।
और उनके इत्तेहादी भी मैं समझता हूँ कि वो भी इस मौके की तलाश में है। वो समझते हैं कि ये एक सिंकिंग शिप है, डूबती हुआ जहाज है, डूबती हुई कश्ती है, इसे छलांग लगाना ही बेहतर है। और वो छलांग लगाने के लिए बहाने इंशाल्लाह ये कि ढूंढेंगे, और बल्कि ढूंढना शुरू कर दिए उन्होंने। और देखेंगे आप कि इलेक्शन करीब आते आते वो जो है इनमें से इनके कई साथी जो हैं वो उड़ने के लिए परतोल रहे होंगे। और ये लेकिन डॉक्टर निसार जी साहब एक बात बताएं ना, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, आप खुद आपकी जो पार्लियामानी इजलास होता है या पार्टी का इजलास होता है उसके अंदर इस तरह खुल के आप बात करते हैं जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने इजाजत दी, कम से कम ये क्रेडिट तो उनको देंगे, चलो उन्होंने ओपन रखा, आप बात करें खुल के। नहीं, हमारे यहाँ डिफरेंस ओपिनियन का तो बिल्कुल खुल के इजहार होता है मुख्तलिफ पॉलिसीज के बारे में, लेकिन ये नहीं होता कि मुल्क में ये जो तबाही आ रही है इसके जिम्मेदार जो है वो वज़ीर आज़म साहब है। जब ये सूरत हो जाए और ये कि पॉलिसीज को इस तरह नुक्ताचीनी उसके हद से तनकीद बनाया जाए कि आपकी वजह से ये सारी सूरत हो रही है और आप अपने रवैये बदलें, ये जब सूरत हो जाए तो फिर ये है कि ये बिल्कुल इस बात का वाज़ेह इजहार है कि अवाम जो है इनसे किस कदर, अवाम के नुमाइंदे भी किस कदर तंग हैं, इनकी अपनी सफों में भी किस कदर रिजेंटमेंट है। लेकिन एक चीज और, मैं फिर दूसरे पैनलिस्ट की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आप ही के हम नाम थे निसार अहमद खान साहब, तो उन्होंने जो कहा था मरियम बीबी के बारे में, और वो कह रहे थे कि यार हमें जो सीनियर लीडरशिप है उसको काम करने नहीं दिया जाता, उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो कम से कम ये ओपिनियन जो आप कह रहे हैं कि हम पार्टी के अंदर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन की इज्जत करते हैं, तो इज्जत तो नहीं होती थी। निसार अहमद खान साहब की स्टेटमेंट मौजूद है? नहीं, निसार अहमद खान साहब कौन से? आप चौधरी निसार अहमद खान साहब, चौधरी निसार साहब। नहीं, मेरा ख्याल आप चौधरी निसार अली खान की बात कर रहे हैं गालिबन। देखें, गुजारिश ये है, मैं फिर कहूंगा कि मुख्तलिफ मामलात में ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन का इजहार होता रहा है, लेकिन यह है कि किसी ने इस तरह मुल्क में तबाही का जिम्मेदार कभी यह है कि अपनी पार्टी लीडर को इस तरह नहीं ठहराया जिस तरह आज पीटीए के अरकान असेंबली उनको ठहरा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर चीमा साहब, लाइन पे रहिएगा। नवाबजादा साहब, किस तरह देखते हैं आज बिलावल भुट्टो साहब बड़े मोटिवेटेड नजर आए और उन्होंने कहा कि 1, 2 नहीं 10 मार्च भी करने पड़े इस हुकूमत को, मार्च के जरिए, लॉन्ग मार्च के जरिए घर भेजेंगे। आपको क्यों लगता है बैड गवर्नेंस पे सवाल उठते हैं, सवाल उठाते हैं, बिल्कुल एक बड़ा वो है, लेकिन मार्च के जरिए माजी में हमें ये मिसाल नहीं मिलती। आपको क्यों लगता है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, चेयरमैन साहब को क्यों लगता है कि ये हुकूमत जो है वो मार्च के जरिए ही कर जाएगी? शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि अपोजिशन हमेशा हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आइन और कानून के उसमें रहते हुए तरीक़ाकार और प्रेशर बिल्टअप करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की, हम 24 तारीख को 1 मार्च करने जा रहे हैं। ठीक। इसी जनवरी की 24 को किसान मार्च, ये जो यूरिया का क्राइसिस आया पूरे मुल्क में, इससे पहले डीएपी का क्राइसिस था, तो ये कराची से खैबर तक ये हमारा 24 जनवरी को ये एक भरपूर मार्च होगा। ट्रैक्टर ट्रालीज के साथ सड़कों के ऊपर हम लोग आएंगे, और इसके बाद 27 फरवरी को इंशाल्लाह ताला हमारा ये जो है महंगाई और बैड गवर्नेंस के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ ये होगा, कराची से इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मार्च तो आपका होगा, इसकी जो हिकमत अमली है, दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं, हुकूमत ये कह रही है कि आप मुत्तहिद नहीं है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग से मार्च कर रही है, आपका जो प्लान बिल्कुल डिफरेंट है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो अनाउंसमेंट हुई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप पीडीएम की तरफ जाएंगे, या मुत्तफिका तौर पे अपोजिशन जो है वो मिलकर हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करे? हुकूमत चूंकि आप दोनों को सीरियस नहीं ले रही, अभी उज़मा जुदून साहिबा से भी गुफ्तगू करेंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं है, आप में इतनी जान नहीं है कि आप हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड कर सके इस तरह के मार्च करके। देखें, पहले जब पीटीएम मुतहिद थी, जी, उस वक्त जितने ज़िमनी इलेक्शन होता तो यही है ना कि अवामी राय सामने आए जी, और इसी तरीके से रायनामा को हमवार किया जाता है कि जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए पीडीएम ने जीते, फिर असेंबली के अंदर जब से ये यूसुफ रज़ा गिलानी वाला वोट था वो तो इन्हीं का इलेक्ट्रॉन वो था ना जी, और इन्हीं का वहां पे इन्हें बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, और फिर नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर को इत्मीनान का वोट लेना पड़ा। ये सारी चीजें, और इसी तरीके से अपोजिशन प्रेशर डेवलप करती है। बाकी खुदा ना खास्ता कोई ये नहीं कि कोई हमने गैर आईनी और गैर कानूनी कोई तरीका अख्तियार करने होते हैं।
यही एक तरीका होता है ऑपोजिशन का, और इसी तरीके से सारी दुनिया में ऑपोजिशन अपना प्रेशर गवर्नमेंट पे बढ़ाती है ताकि उसे उसकी जो बैड गवर्नेंस है उसे भी हाईलाइट किया जाए और उसके जो गलत इक़दामात हैं, अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं, उन पे भी उसे बात रखा जाए। ठीक है। उस्मा रियाज साहिबा किस तरह देखती हैं, चूँकि मरियम बीबी ये कह रही हैं कि हुकूमत जो है वो चंद महीनों नहीं चंद दिनों की मेहमान है, दूसरी तरफ बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं, जिस तरह अभी नवाबजादा इफ्तिखार साहब बता रहे थे, तो वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और आप इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर आपकी आवाज़ बहुत कम है जफर साहब, अब बहुत कम आ रही है आपकी आवाज़। अगर प्लीज ये आवाज़ का मेरा इशू जरा आप सॉल्व करना है। मैं कोशिश करूँगा। अब आपकी आवाज़ आप तक, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है आपको? जी उस्मा रियाज साहिबा सुन सकती हैं मुझे? आपकी आवाज इतनी कम है कि मुझे बहुत हल्की सुनाई दे रही है ना। थोड़ी सी सब ऑडियो जरा चेक करें उस्मा रियाज साहिबा, प्लीज जरा ऑडियो चेक करा दीजिए, थैंक यू। उस्मा रियाज साहिबा अब आपको आवाज मेरी आ रही है? नहीं आ रही, आपकी आवाज आ रही है, मुझे बहुत गौर से सुनना पड़ रहा है, लेकिन आप बोले, मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच सके। मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरह देखती हैं, चूंकि प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, जिस तरह आपके कुलीग नवाबजादा इफ्तिखार साहब भी बता रहे हैं, डॉक्टर निसार चीमा साहब भी, और मरियम बीबी का जो बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि चंद दिनों की मेहमान है आपकी हुकूमत, आप घर जा रहे हैं। देखिए वो कहते हैं ना कि ये दीवाने का ख्वाब है जी। पहले तो मैं मरियम बीबी साहिबा से ये रिक्वेस्ट करूंगी और मैं निसार चीमा साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा आप लोग जिस तरह से बात करते हैं कि दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब वो नहीं रहे, वो क्यों नहीं रहे? वो इसलिए नहीं रहे कि मरियम नवाज साहिबा के इतने मिच्योर बयानात सुनकर मुझे हैरत होती है कि वो पार्टी को कैसे लीड करेंगी। और अभी तक आप देख लीजिए जिस तरह से पीटीएम की कारकर्दगी है, पीटीएम अभी तक खुद एक पेज पे नहीं आई, पीटीएम आपस में कोई इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सकी, तो वो क्या लोगों को बाहर निकालेगी और वो क्या हुकूमत को वापस घर में भेजेगी? ये तो जी एक दीवाने के ख्वाब के अलावा मुझे ये चीज कुछ नजर नहीं आती है। दूसरी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने खान साहब के साथ है और ये कौम भी खान साहब के साथ है। इतने नामुनासिब हालात होने के बावजूद, कुछ आप देखें पेंडेमिक की सूरत हाल की वजह से जो हमारी मईशत को इस वक्त जिस तरह से खान साहब की मैं समझती हूँ कि जो दलेराना पॉलिसीज हैं और जिस तरह से वो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है जी। तो मैं ये समझती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आपके बड़े जो सीनियर सियासतदान हैं, जो आपके वालिद साहब के साथ रही हैं, उनके साथ बैठ के कोई बेहतर और अच्छा बयान दिया करे ताकि लोगों की हमदर्दी आपकी तरफ हो, ना कि लोग और ज्यादा आपसे मुतनफ्फिर हो। ठीक है उस्मा रियाज साहिबा, मरियम बीबी और फिर दूसरे जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी चूंकि कारकर्दगी सही नहीं है और फिर आपकी अपनी कैबिनेट में जो हाल आपका हुआ, खान साहब के सामने जो चैलेंजेस हैं अंदरूनी इख्तलाफात के, वो हल करें आप, अदरवाइज तो आपकी हुकूमत वो कह रहे हैं डेंट तो पड़ चुके हैं और मजीद डेंट हम डाल देंगे। आज हुआ है ना जी, आप देख ले मिनी बजट के ऊपर आपको कौन सा हमारा अरकान खफा नजर आया है कि वो नहीं आया और उससे मिनी बजट को वोट नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जितनी जमहूरियत और जितनी अपनी आप आजादी से अपनी राय का इजहार पीटीआई के अंदर कर सकते हो, इस तरह से किसी पार्टी के अंदर मौजूद नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। यहाँ पे लोग हाथ बंद करके खड़े होते हैं और जिस तरह से उनके लीडर से उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो उसके ऊपर चलते हैं। हमारी पार्टी के अंदर ये एक बेहतरीन चीज है कि अगर किसी भी एमएनए को किसी भी मिनिस्टर से कोई शिकायत है तो वो खान साहब के पास बैठ के पार्लिमानी कमेटी का जब भी इजलास होता है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकता है, वो इस मिनिस्टर से पूछ सकता है कि आपकी वजह से हमारे इलाके हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम अगर नहीं हुआ
और अगर उनकी किसी नेग्लिजेंस की वजह से अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग खफा है तो ये तो बहुत बड़ी चीज है। अच्छी बात है। मैंने के सामने बैठ के आप अपने उज़मा साहिबा मैंने इस चीज को अप्रिशिएट किया था कि अच्छी बात है, अच्छी रीत है, ये होनी चाहिए, लेकिन कारकर्दगी को बेहतर करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है, यानी प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। डिलीवरेंस हमें नजर नहीं आ रही, अवाम तक समरात नहीं पहुंच रहे। देखिए एक बात याद रखिएगा, कोई भी मुल्क में अक्सर जगहों पे ये बात भी करती हूँ, कोई भी मुल्क अपनी फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी तब तक नहीं बना सकता जब तक आप कर्जों से निजात हासिल नहीं कर लेते। इस वक्त देखा जाए तो फर्स्ट टाइम पीटीआई गवर्नमेंट में आई, और जिस तरह से जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई 2018 के अंदर, तो आपको पता है जुलाई 2018 में हमारे पास सिर्फ 9.1 बिलियन के रिजर्व्स मौजूद थे, जो मैं समझती हूँ कि 2 महीने के लिए भी काफी नहीं थे। उसके बाद पेंडेमिक आ गया, उस पेंडेमिक के थ्रू जो कुछ हमें नामुनासिब हालात का सामना करना पड़ा वो हम सबके सामने है, और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब एक विजनर लीडर है, और उनके विजन की वजह से आज आप देख लें जो हमारी नेबलिंग कंट्री का हाल है, उस लिहाज से हमने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें ऑपोजिशन को, गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि तनकीद बराए तनकीद। लेकिन इसमें उज़मा साहब लाइन पे रहिएगा, बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं कि ओपोजिशन को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो सपोर्ट का लेवल है, आपके जो वफाकी वुज़रा है उनका जो एटीट्यूड है वो भी बड़ा मसला करता है। डॉक्टर निसार चीमा साहब, एक बड़ी वजह ये भी है कि शायद इमरान खान साहब या उनके जो वफाकी वुज़रा हैं वो थोड़ा सा नरम गोशा रखते हैं, अपोजिशन को साथ मिला के चलते तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं। अपोजिशन की अपनी कारकर्दगी भी कोई काबिल जिक्र नहीं रही, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी उनका जो वो टिल्ड नहीं हुए अपोजिशन की तरफ, साथ बिठाते, पूछते, मशावरत करते, आगे बढ़ते। चीमा साहब, एक तो देखिए उज़मा ने अभी फरमाया कि खान साहब की विजन के उन्होंने जिक्र किया बड़े तारीफी अंदाज में जी, तो वो खान साहब की, इमरान खान साहब की और उनकी पूरी कैबिनेट की विजन के बारे में वही ख्याल आता है। किसी से पूछा गया, किसी से उसने हलफ उठाया जब वजारत का, पुराने दौर की बात है जी जी, तो उससे पूछा गया कि आपकी विजन क्या है इस अपने शोबे के बारे में, इस वजारत के बारे में, तो वो जो है बिल्कुल बेचारे सादा लोग वजीर थे, उनको विजन का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। उन्होंने कहा जी मेरी विजन 6x6 है। तो खान साहब, इमरान खान साहब, उनकी पूरी कैबिनेट की विजन वाकई 6x6 है, और बाकी विजन के मामले में तो बिल्कुल ये कल्ला याफिज है। देखें उनकी विजन का तो 3.5 साल में अच्छी तरह पता चल गया है कि क्या विजन है। अवाम के साथ जो उन्होंने जुल्म किया है, देखें महंगाई और बेरोजगारी, बद इंतजामी, बदतरीन गवर्नेंस की जो नई मिसालें, नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, इसकी तो मिसाल हमारी मुल्क की तारीख में मिलती नहीं है। तो ये तो आपके दिए हुए तोहफे थे उनके पास, तो वो तो एक दलदल में उनको हुकूमत मिली। चीमा साहब, वो हमारे तोहफे ये थे कि हम GDP ग्रोथ 5.8 पे छोड़ के गए, जो ये कि माइनस तक चली गई इनकी बदइंतजामी और नाली की वजह से। हम इन्फ्लेशन 4 पे छोड़ के गए जो 3 गुना बढ़ गई। आप अंदाजा करें, आज मैं एक काश्तकार हूँ, काश्तकार घराने से मेरा ताल्लुक है, आज यूरिया खाद मिल नहीं रही और DAP खाद जो मियां नवाज शरीफ के दौर में 2500-2600 रुपए का एक बैग मिलता था, आज उसकी कीमत 10,000 तक जा पहुंची है, यानी 4 गुना, अंदाजा करें 4 गुना। सही। तो ये हालत है, यानी ये कि ये हमने क्या बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें स्टेबल नहीं रखी? क्या हमारे दौर में डॉलर की कीमत स्टेबल नहीं थी? ये तो इनकी सारी नाली और बदइल्जामी है जिसकी वजह से ये इस मुल्क ये इस नहज पे पहुंचा है। तो बात ये है, दूसरी जो है आपने कहा कि अपोजिशन को साथ लेके चलने वाली बात, उसके लिए जिस फराखदिली की जरूरत होती है वो ये हुकूमत और इनके लीडर जो है इससे मालूम है। ये तो बिल्कुल तंग नजर लोग हैं और तंग नजरी से इबारत इनकी सारी सियासत और इंतकामी ज़हनियत है और तंग नजरी है, बस ये है। जी, नवाज रज़ा साहब, आप किस तरह देखते हैं, खासतौर खुर्शीद शाह साहब आप कह रहे हैं कि IMF का गुलाम बना दिया गया है। इकॉनमी अगर हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं, और अभी जो पॉलिसीज बन रही हैं, जिस तरह के टैक्सेस लगे, मिनी बजट आपके सामने ही रहा, किस तरह देखते हैं? आपको लगता है खान साहब जो दावा कर रहे हैं, और 3 साल से हम उनके ये दावे सुन रहे हैं कि अगला साल बहुत अच्छा होगा, 2021 तरक्की का साल, बड़ा हमने इसको डिस्कस भी किया, अब 2022 वो कह रहे हैं मार्च तक हालात बेहतर हो जाएंगे, आवाम को इसके समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। आप खुद पार्लियामेंट में बैठते हैं, आपको लग रहा है कि कोई हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? गुजारिश है जी, मैं पहले एक वो बातें जो पहले हुई हैं मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। एक तो नूर आलम खान साहब का जिक्र हुआ कि उन्होंने
काबीना की उसमें जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में उन्होंने बात की जी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा फराग दिली का मुजाहरा किया। तो ये शोकाज उसे किस खाते में दिया गया है जी? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फराग दिली का मुजाहरा किया तो ये शोकाज किस खाते में था? एक दूसरा, ये कोरोना का क्रेडिट लेने की बात कर रही हैं। मुझे ये बताएं हमारी बहन कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के जो रिपोर्ट जारी की है 40 अरब रुपए का गबन है इसमें कोरोना के इसके अंदर। जी जी। जो रिपोर्ट इन्होंने दबी हुई थी और ये IMF के मजबूर करने पर इन्हें ये रिपोर्ट जारी करनी पड़ी। इसके अलावा भी करप्शन की एक लंबी दास्तानें हैं इनकी। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह चुकी है कि पाकिस्तान की 74 सालों में सबसे करप्ट तरीन गवर्नमेंट है ये। अच्छा, अब मैं बात करूंगा जो खुशीसा साहब ने बात की। गुजारिश ये है कि इस वक्त जो पोजीशन है कि जिस तरीके से मिनी बजट पास कराया गया, अभी मिनिस्टर्स हंस रहे थे जो वो बिल पेश कर रहे थे, अभी वो लाइन पढ़ना शुरू करते थे और स्पीकर साहब कहते थे जी बस ठीक है जी, यस या नो, बस यस हो गया। तो एक तमाशा था असेंबली के अंदर। ये इन्होंने एक नई मिसाल कायम की है। नवाबजादा साहब, बिल पास कराया गया से क्या मुराद है आपकी? जी, मैंने कहा आप कह रहे हैं ना बिल पास कराया गया, तो क्या किसने पास कराया सर? ये बिल पास क्या कराना था, ये तो बिल्डोज किया गया ना। अच्छा। अभी तो मिनिस्टर पढ़ रहा होता था, वो बिल पूरा नहीं पढ़ता था, मिनिस्टर खुद हंस पढ़ता था। ये इतनी जल्दी थी इन लोगों को। इन्होंने तो असेंबली का एक मजाक बनाया हुआ है और सरेंडर कर दिया इन्होंने। खुद इनके गवर्नर वहां पे इंग्लैंड में कहते हैं कि जनाब हमने सारे असासे IMF को वो रख दिए हैं, वो सरेंडर कर दिए हैं। आप इनके अपना वजीर खजाना की बात सुन लें, वो कहते हैं जी अगले साल 2 साल कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। अपना वो रजाक दाऊद साहब की अब बात सुन लें, वो कहते हैं जी हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसी वजह से खुर्शीद साहब ने ये बात की है कि हम जो है उनके अपना IMF के नवाबजादा साहब, बड़ी जबरदस्त आपने बात की। मैं आऊंगा आपकी तरफ, आ रहा हूँ आपकी तरफ, आप ही की तरफ आ रहा हूँ। मैं नवाबजादा साहब से एक पॉइंट ले लूं। नवाबजादा साहब, आप जो बात कर रहे हैं बड़ा अच्छा होता है, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि इन्होंने जल्दी जल्दी में बिल पास करा दिया और फिर 34 बिल का भी जिक्र होता है कि वो मिनटों में पास हो गए 34 बिल। सर, सिंध में अपोजिशन जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है सिंध बलदियाती तरमीमी बिल के हवाले से, और यही रवैया सिंध हुकूमत सिंध में अपोजिशन के साथ कर रही है जो आपके साथ वफाक में वफाकी हुकूमत कर रही है। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम ये जमहूरियत का ख्याल रखना चाहिए, डिबेट के लिए बिल रखने चाहिए ताकि खुल के डिबेट हो, बात हो, उसके बाद पास होने चाहिए। तो ये रीत आगे चलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना सर। सिंध के अंदर जी जी, सिंध के अंदर बहुत इनसे मुख्तलिफ है कि वहां पर असेंबली के अंदर डिबेट भी और उनके धरने में भी हमारे मिनिस्टर्स गए हैं, उनके साथ धरने में जरूर गया, डिबेट नहीं हुई। नवाबजादा साहब, डिबेट नहीं हुई, बिल पेश करने के बाद उस पर अपोजिशन ये कह रही है अभी भी जो उनके धरनों में बातें हो रही हैं, और वो ये ऑन द रिकॉर्ड, कल मेरे शो में भी ये बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि हमसे बोला कुछ और गया था, जब बिल आया तो वो पता ही नहीं था। बिल हमसे जो इन्होंने जो प्रपोजल शेयर किया था वो कुछ और था, और जब पास करके इन्होंने रातों रात काम तब्दील करके रख दिया। ये इल्जाम है आप पे। नहीं, इनसे पूछे, MQM की अपनी तजवीज थी कि टाउन्स बनाए जाएं और ये सारी चीजें की जाएं। ये इन्हीं के मशवरों से सारा बिल पास किया कि अब सिर्फ मुखालफत पर। ठीक है, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले उस्मा रियाज साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही थी। जी उस्मा रियाज साहब। देखें, मैं इस वक्त नवाब साहब की बात सुन के मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा मेरे भाई कहते हैं कि IMF के गुलाम बन गए हैं। IMF के ऊपर लेकर जाने वाला कौन था? आज इतने कर्जों में जो आपने पाकिस्तान को डुबोया हुआ है, ये आया कर्जे PTI ने लिए हुए थे या प्रीवियस गवर्नमेंट के लिए हुए कर्जों ने आज पाकिस्तान का ये हाल किया हुआ है? आप मेरे भाई 1980 से लेकर अब तक पाकिस्तान 12 दफा फिस्कल क्राइसिस में, फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर गया है जी। और अगर देखा जाए 2017-18 में जो हमारा तिजारती खजाना था ना, वो 35 बिलियन के करीब था। इसकी क्या वजूहात थी? आया ये क्या PTI इसको लेकर गई थी? फिर उसके बाद जो आज IMF की इतनी सख्त कंडीशंस हम पे लगी हुई है, ये आप लोगों की वजह से मेरे भाई ये लगी हुई है। आपको ये पता है कि आपका सरकारी कर्जा जो है आपकी पूरी इकोनॉमी का 72% हिस्से पे मुश्तमिल है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या मुल्क की हालत
आप मुझे ये बताएं मुल्क की क्या हालत होगी। आपने तो भाई मेरे ऐसा दिया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जी हमारे प्लानिंग कमीशन के साबका चीफ इकोनॉमिस्ट है जी परवेज ताहिर साहब, उन्होंने कहा था 1990 से 2018 तक जो पब्लिक डेट था वो हाईएस्ट रहा। कितना रहा? 21.400 बिलियन तक बढ़ गया। इन तमाम चीजों में क्या पीटीआई ने कराई थी? बिल्कुल ठीक है, प्रीवियस गवर्नमेंट इनको ये हाल उन्होंने। उस्मान रियाज साहिबा, आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा। लेकिन उस्मान रियाज साहिबा, चूंकि जब आपकी हुकूमत नहीं थी, इस्लामाबाद में आप धरने पे थे, खान साहब ये दावा करते थे कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, मेरे पास टीम है, तो जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए बेसिकली वही बैक बाउंस कर रहे हैं, क्योंकि आपने लोगों की तवक्कुआत इतनी बढ़ा दी थी कि हम हमारे पास तमाम चीज़ों का हल है, उस हल में आप फंस गए। इसकी क्या वजह बनी, इस पर बात करेंगे। और खास तौर पे कहा यह जा रहा है कि मुल्क में कुछ इस्लामी सदारती निज़ाम लाने की बात हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।